एक शहर की लड़की अपनी सहेली की शादी में गांव में आती है और जैसे वो गांव में आती है तो उसकी खूबसूरती के चारों तरफ चर्चे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और गांव के लड़के तो उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। लेकिन जब इस शादी को कंप्लीट करने के बाद वह यहाँ से वापस जाती है और जिस घर के अंदर वो आई थी वो घर वाले पूछने लगती है कि फिर कब आओगी, तो वो कहने लगती है कि अब तो मैं इस घर की दुल्हन बनकर ही यहाँ पर आऊँगी। कौन थी वह लड़की और किसकी दुल्हन बनने की वो बात कर रही थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक रजनी नाम की लड़की रहा करती है। रजनी जो कि पढ़ाई लिखाई कर रही है, उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम होता है दीपिका। दरअसल जो रजनी है वो पीछे से बिहार के समस्तीपुर के पास ही के गांव की है और यहाँ पर रहकर अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं उसके माता पिता, और जो रजनी है वह यहीं पर पल बढ़कर बड़ी हुई है। जब रजनी धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करके बड़ी क्लासों में पहुंच जाती है तो वहां पर उसकी एक सहेली बनती है जिसका नाम होता है दीपिका। लेकिन तभी यहाँ पर जब दीपिका और रजनी एक दूसरे के दोस्त थे तो उसी दौरान यहाँ पर रजनी के घर वाले उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढ लिया जाता है। अब यहाँ पर जो रजनी के पिता होते हैं वह अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि बेटी अब तेरी शादी का समय आ गया है तो चलो गांव चलते हैं और गांव से ही तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन जो रजनी थी वो 6वीं क्लास में ही यहाँ शहर में आ गई थी और उसके बाद अब तक वो शहर में ही रही थी, कभी भी एक बार भी अपने गांव नहीं गई थी। तो इसी वजह से वह अपने पिता से कहने लगती है पिताजी आप मेरी शादी यहीं से क्यों ना करवा देते, वहाँ पर क्या है। तो पिता कहने लगता है कि बेटी वो गांव है और गांव के अंदर परिवार हुआ करते हैं और परिवार इकट्ठा हुआ करते हैं तो शादी का मजा ही अलग आया करता है। यहाँ पर शहर में जिस तरह से शादी हुआ करती है तो वो शादी तो बिल्कुल भी नहीं लगती। एक बार गांव में चलते हैं और गांव में ही शादी करेंगे, ये मेरा फाइनल फैसला है। इसके बाद जो रजनी है वो अपने पिता के कहे को नहीं टाल सकती, लेकिन उसके दिमाग में आने लगता है कि यार वहाँ पर तो मेरा मन नहीं लगेगा, ऐसा करती हूँ अपनी सहेली को ले चलती हूँ। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो रजनी होती है वह अपनी सहेली दीपिका के पास जाती है और वहाँ पर जाकर उससे बातचीत करने लगती है। बातचीत के दौरान वह उसके घर वालों को समझा लेती है और कहती है कि देखो आंटी मेरी शादी है और आप इसे मेरे साथ भेज दो, शादी का टाइम है और शादी के टाइम को कंप्लीट करके वहाँ से वापस लौट आएगी। तो यहाँ पर घर वाले भी ज़्यादा मना नहीं करते हैं और उसके बाद जो दीपिका है वह भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपना सामान पैक करती है और सामान पैक करने के बाद रजनी और दीपिका रजनी के घर वालों के साथ सीधा बिहार के समस्तीपुर के उस गांव में आ जाते हैं जिस गांव की रजनी मूल निवासी थी। यहाँ पर आने के बाद जैसे दीपिका गांव के अंदर आती है तो उसकी खूबसूरती के चारों तरफ चर्चे होने लगते हैं, क्योंकि गांव के लड़कों ने कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी जितनी खूबसूरत दीपिका थी। अब दीपिका की खूबसूरती के चर्चे होने लगे थे तो पूरे गांव के जो लड़के होते हैं वह वहां पर आ जाते हैं और दीपिका के आसपास घूमने लगते हैं ताकि दीपिका उनसे बातचीत करे और उसकी एक झलक अच्छी तरह से देखने को उन्हें मिल जाए। अब यहाँ पर ये सब कुछ देखकर जो दीपिका होती है वो बड़ी हैरान होती है और अपनी सहेली रजनी से कहने लगती है कि देखो ना ये तुम्हारे गांव के लड़के कितने अच्छे हैं, किस तरह से मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे लिए सामान ला कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो रजनी होती है वो उससे कहने लगती है कि अच्छे तो हैं लेकिन साथ में ये तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, इसी वजह से तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं। अब यहाँ पर दीपिका काफी ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है कि ये कौन सा तरीका है फ्लर्ट करने का। ऐसा कहकर दोनों सहेलियां हंसती हैं और इसके बाद जो दीपिका होती है वो इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं देती है। धीरे धीरे यहाँ पर शादी का दिन नजदीक आने वाला था और तभी यहाँ पर रजनी की जो ताऊ का लड़का होता है उसका नाम होता है प्रतीक, और प्रतीक भी इस शादी के अंदर आता है। प्रतीक जो कि देखने में तो ठीक ठाक था, हैंडसम भी था, लेकिन उसके माथे पर हमेशा गुस्सा बैठा रहा करता था और जब वह शादी के अंदर आता है तो यहाँ पर रजनी के माता पिता से सीधे सीधे बात करता है। अब इस बात को देखकर दीपिका बड़ी हैरान होती है, क्योंकि उसने दीपिका की तरफ एक नजर भर कर भी नहीं देखा था और वो तो सिंपल सा आराम से बात कर रहा था। यहाँ पर वह रजनी के माता पिता से बात करता है, उनका हालचाल जानता है और फिर रजनी के पास आ जाता है, कहता है कि ठीक है तू, कोई परेशानी तो नहीं है। अब इस बात को सुनकर दीपिका और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है ये तो काफी ज्यादा अकड़ू है। तो यहाँ पर जब वह हालचाल जानकर यहाँ से चला जाता है तो उसके बाद यहाँ पर दीपिका रजनी से पूछने लगती है कि कौन था ये, इस तरह से बात क्यों कर रहा था। तो यहाँ पर जो रजनी है वो कहने लगती है कि हमारे ताऊ का लड़का है और ये इसी तरह से बात किया करता है।
इसके बाद धीरे धीरे शादी को लगभग 4 से 5 दिन ही बचे थे और शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। इधर यहाँ पर जो लड़का प्रतीक होता है वह भी अपने चाचा की लड़की की शादी के लिए इधर उधर काम धंधे में लगा रहता है। लेकिन जैसे यहाँ पर रजनी के चाचा और उसके पिता उन आभूषणों को लेने के लिए सोनार के पास जाते हैं, जिन आभूषणों को उन्होंने रजनी की शादी के लिए बनवाया था, तो उसके बाद वो वहां से सकुशल उन आभूषणों को ले लेते हैं। और लेने के बाद जब वहां से वापस लौट रहे थे तो उसी दौरान रास्ते में उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट के कारण वो बाइक से नीचे गिर गए थे। ज्यादा गहरी चोटें तो उनको नहीं आई थी, लेकिन जैसे वो खड़े होते हैं और देखते हैं तो उनका वो बैग, जिस बैग के अंदर वो आभूषण रखे हुए थे, वो ना जाने कौन लेकर भाग गया था। और इसको देखने के बाद वो लोग समझ गए थे कि एक्सीडेंट पूरी तरह से प्री प्लान था, ये तो केवल इन गहनों को छीनने की चाल थी। यहाँ पर वो लोग काफी ढूंढते हैं अपने बैग को, लेकिन उनके बैग का कोई भी अता पता नहीं होता और वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शादी को कुल ही 4 दिन बचे हैं और इतने दिनों में इतने पैसों का इंतजाम कहां से होगा, क्योंकि उन्होंने कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए के गहने बनवाए थे। इस बात को देखकर वे परेशान तो होते हैं, लेकिन फिर से अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर सभी लोगों को ये बात बताते हैं। यहाँ पर रजनी भी इस बात को सुनती है और रजनी इस बात को सुनने के बाद अपने पिता से कहती है कि पिताजी फिर इसमें परेशानी क्या है, उनसे बोल दो जिनसे मेरी शादी होने वाली है, वो लोग समझ जाएंगे इस बात को कि ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर पिता कहता है कि ठीक है बेटी, बोल कर देख लेता हूँ। लेकिन जैसे रजनी का पिता उन लोगों के पास फोन कर देता है तो वह लोग मना कर देते हैं, कहते हैं कि अब आप लोग बहाना बना रहे हो, जितने की बात हुई थी उतना पैसा तो आपको लगाना ही होगा। यहाँ पर रजनी के जो पिता होते हैं वो चुपचाप रह जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ। और फिर उसके बाद एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब रजनी के पिता की आंखों में आंसू आते हैं तो यहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और उसी समय जो प्रतीक होता है वह भी वहां पर आ जाता है। अब जैसे प्रतीक यहाँ पर आया था तो उसके बाद वह अपने चाचा से कहने लगता है, चाचा क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो यहाँ पर वह उसे पूरी बात बताता है, क्योंकि प्रतीक अक्सर अपने घर रहा करता है, क्योंकि उसने डेयरी का काम कर रखा है और टाइम पर जब भी उसे टाइम मिला करता वह यहाँ पर आकर काम धंधे को दिखवा लिया करता। जब पूरी बात रजनी का पिता उसे बता देता है तो उसके बाद वो कहता है कि फिर चाचा जी आप परेशान क्यों हो रहे हो, ये गांव है और गांव के अंदर आपको कैसी भी परेशानी नहीं होगी। 3 लाख रुपए की तो बात है, मैं इंतजाम कर देता हूं, कोई भी परेशानी नहीं है। अब आप ऐसा करो, बस रजनी को मेरे साथ भेज दो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रजनी का पिता होता है वो कहने लगता है कि क्यों बेटा, रजनी को कहाँ ले जाओगे। तो यहाँ पर जो प्रतीक होता है वो मुस्कुराने लगता है, कहता है कि नहीं चाचा जी, बैंक से पैसे निकालने हैं ना, तो चेक को भर कर ये दे देगी और साइन मैं कर दूंगा। मैं वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतीक था वह 10वीं पास था। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रजनी का पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटा क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। तो वो हंसते हुए कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, मेरे पास हैं पैसे और मैं आपको दे दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद रजनी का पिता रजनी को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी जो दीपिका होती है वो भी कहने लगती है कि मैं भी चलूंगी साथ में। यहाँ पर दीपिका रजनी दोनों के दोनों उसके साथ बैंक चले जाते हैं और बैंक में रजनी जो कि पढ़ी लिखी थी वह उसे चेक भरकर दे देती है, जिस चेक को वो देता है और उसके बाद वह साइन करके बैंक से लगभग 6 लाख रुपए निकालता है। 6 लाख रुपयों में से वह 5 लाख रुपए तो रजनी को एक दे देता है और उसके बाद 1 लाख रुपए अलग से देता है। कहता है कि ये लो बहन, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है और इनसे अपने लिए पर्सनल कुछ चीज खरीद लेना और किसी को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये 5 लाख रुपए पिताजी को दे देना, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हारी शादी में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। इस बात को देखकर यहाँ पर जो रजनी होती है वह एकदम से हैरान हो जाती है और झट से अपने भाई को गले लगा लेती है। कहती कि भैया मैं तो ये समझ रही थी कि आप तो हमसे चिढ़ा करते हो और इसी तरह से ऐसे बात किया करते हो। लेकिन तभी यहाँ पर जो प्रतीक होता है मुस्कुराता है और उसके बाद उन दोनों को घर छोड़कर वहां से अपने काम के लिए निकल जाता है। यहाँ पर दीपिका जब प्रतीक का ये व्यवहार देखती है तो उसके बाद उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और वह सोचने लगती है कि ये तो अजीब ही बंदा है, बातें किस तरह की किया करता है लेकिन दिल से परिवार के साथ रहा करता है। इसके बाद यहीं से उसके निगाहों में प्रतीक की इज्जत बढ़ने लगती है और धीरे धीरे जब आज शाम होती है तो शाम के समय यहाँ पर जो दीपिका है, जब वो सभी लोग बैठे हुए थे तो वो कहने लगती है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी लग रही है, ऊपर से बिजली और नहीं आ रही है। तभी यहाँ पर जो प्रतीक होता है वो कहने लगता है तो ऐसा करो मेरे घर चलो, वहां पर सो लेना दोनों के दोनों। इस बात को सुनकर यहाँ पर दीपिका कुछ बोल पाती उससे पहले रजनी कहने लगती है, अरे भैया आपके घर पर तो भैंसे है ना, तो भैंसों से बदबू आएगी और हम लोग शहर में रहने वाले हैं तो हमें कहाँ ये चीजें अच्छी
लगेंगी। इसके बाद जब प्रतीक होता है वो कहने लगता है कि अरे बहन ऐसा नहीं है, मैंने अलग से घर बना रखा है और मेरे घर पे कभी भी बिजली भी नहीं जाया करती। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रजनी होती है वो कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ बहन ऐसी बात है। तो वो कहने लगती है कि तुमने तो कभी नहीं बताया। तो वो कहता है कि बताने का कभी टाइम ही कहाँ मिला, अब तुम तो दिल्ली रहा करती थी और दिल्ली जाकर मैं तुम्हें इस बारे में बताता कि मैंने अच्छा घर बना लिया है। चलो मेरे साथ, इस बहाने घर को देखना भी हो जाएगा और चलो यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर जो रजनी और दीपिका होते हैं दोनों के दोनों प्रतीक के साथ चले जाते हैं। माता पिता भी उनको नहीं रोकते हैं और यहाँ से जैसे रजनी दीपिका के साथ उस घर के अंदर जाती है जो कि प्रतीक का था, तो उसे बाहर से देखने के बाद ही वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि यह घर एक कोठी से कम नहीं था। और धीरे धीरे जब वह घर के अंदर जाती है तो घर के अंदर सारे सुख सुविधाओं के सामान थे और यहाँ पर प्रतीक ने सोलर प्लेटें भी लगा रखी थी और बहुत बड़ा इन्वर्टर लगा रखा था जिससे रात भर एसी तो चलता ही रहा करता, बिजली आओ या ना आओ। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद यह पूरी तरह से भौचक्की रह जाती है। इधर जो दीपिका होती है वह भी पूरी तरह से भौचक्की हो जाती है क्योंकि घर के अंदर 2 बाइकें खड़ी हुई थी, एक गाड़ी थी, एक ट्रैक्टर था और किसी भी सामान की कोई भी कमी नहीं थी। धीरे धीरे यहाँ पर जो दीपिका होती है वो प्रतीक की माँ के पास पहुंच जाती है। रजनी भी वहीं पर पहुंच गई थी और प्रतीक तो यहाँ से ये कहकर चला गया था कि मैं तो अब डेयरी पे ही जाकर आराम करूंगा। लेकिन यहाँ पर रजनी और दीपिका जब प्रतीक की माँ से बातचीत करते हैं तो उनके सामने एक ऐसी बात आती है जिसे सुनने के बाद दीपिका मन ही मन प्रतीक के बारे में बहुत कुछ अलग विचार सोचने लगती है। यहाँ पर रजनी जाकर जब प्रतीक की माँ से पूछने लगती है कि ताई जी ये बताओ कि इतना अच्छा घर प्रतीक ने कब कब में बनवा लिया। तो यहाँ पर जो प्रतीक की माँ होती है वो एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है कि बेटी क्या बताऊं, उम्मीदें तो बहुत की थी मेरे बेटे ने, लेकिन उसके बाद उसका दिल टूट गया और उसके बाद ये सब कुछ ऐसे ही रह गया है। यहाँ पर पूछने लगती है कि बताओ तो सही आखिर क्या हुआ। तो वह बताती है कि मेरे बेटे की ना सगाई हो गई थी, सगाई होकर शादी होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही लड़की ने शादी से साफ साफ मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा 10वीं फेल था और उसे पता था कि हम डेयरी किया करते हैं। तो वह कहने लगती है कि इस तरह के डेयरी वाले के पास शादी करके मैं क्या करूंगी क्योंकि वहां पर तो गोबर रहेगा और भैंसों के अंदर से बदबू आएगी, बदबू में मुझे नहीं जाना क्योंकि मैं BA पास हूं। ऐसा कहकर वह रिश्ता तोड़ देती है और ये सब कुछ जो कुछ भी घर के अंदर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये मेरे बेटे ने अपनी होने वाली पत्नी के लिए किया था, लेकिन जब पत्नी नहीं रही तो वह मोस्टली डेयरी पर ही रहा करता है और वहीं पर सोया करता है। यहाँ पर तो जब उसे कोई काम हुआ करता है तभी आया करता है। ऐसा कहते हुए माँ की आंखों में आंसू थे तो रजनी उनकी आंखों के आंसू पहुंचती है, लेकिन दीपिका धीरे धीरे यहाँ पर प्रतीक के बारे में बहुत सारी बातें सोचने लगती है। रात भर वो लोग यहीं पर आराम करते हैं, लेकिन सुबह उठते दीपिका कहने लगती है रजनी से कि रजनी चलो ना डेयरी देखने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर रजनी प्रतीक की माँ को लेकर डेयरी फार्म पर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर रजनी और दीपिका जब इस डेयरी फार्म को देखते हैं तो देखते पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये डेयरी फार्म पूरी तरह से हाईटेक था, मॉडर्न तरीके से उसको बनाया गया था। इस तरह से सिस्टम किया गया था कि जितनी भी गंदगी थी वो नालियों के थ्रू बाहर निकल जाया करती और बिल्कुल भी किसी को हाथ भी नहीं लगाना पड़ता था, केवल बटनों से काम हुआ करता था। जहां पर पशुओं का चारा होता है वो भी चारा मशीनों से आ रहा था और भैंसों के आगे डल रहा था। यानी कि एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म था और इससे बहुत दूर तक वह व्यापार किया करता था। इस बात को देखने के बाद दीपिका और रजनी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और यहाँ से दोबारा से अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद से शादी तक वो लोग उसी घर के अंदर रहा करते हैं, दोनों के दोनों, क्योंकि वहाँ पर सब सुख सुविधाओं के सामान है और कोई भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ये शादी कंप्लीट हो जाती है और जो रजनी होती है वो दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन वहां पर जाने से पहले वह अपने भाई प्रतीक को दीपिका का जिम्मा सौंप कर जाती है और कहती है कि भैया आप ना इन्हें वहां पर छोड़ाना जहां से ये शहर के लिए चली जाए। तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रतीक होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने आप छोड़ाऊंगा। रजनी की शादी के 2 दिन बाद यहाँ पर दीपिका को विदा करने के लिए परिवार वाले बोलने लगते हैं और जैसे ही दीपिका को विदा कर रहे थे सभी लोग, तो अब तक दीपिका से सभी को अटैचमेंट हो गया था क्योंकि वह भी सभी के साथ हंस खिलखिलाया करती और सभी चीजों को एंजॉय किया करती। उनके ढेर सारे फोटो वीडियो उसने अपने फोन में खींच रखे थे तो वो लोग उसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। इसके बाद यहाँ पर जब उसके जाने का टाइम आता है तो सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और तभी यहाँ पर जो प्रतीक की माँ होती है वह कहने लगती है कि बेटी ये बताओ अब दोबारा से कब आओगी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दीपिका होती है वो एक बार तो मुस्कुराती है, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से बोलने लगती है कि अब तो मैं इस घर में दुल्हन बनकर ही आऊंगी। इस बात को सुनकर प्रतीक की माँ हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि बेटी तुम कह क्या रही हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि आंटी मैं बात कर रही हूँ आपके बेटे प्रतीक से शादी करने की। ऐसा कहकर वो शर्मा जाती है
है और उसके बाद वहां से विदा होकर चली जाती है। घर वाले इसको मजाक समझते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और प्रतीक भी इसको मजाक ही समझता है क्योंकि वो मुस्कुराकर वहां से चली गई थी। लेकिन इसके बाद जब दीपिका यहां से अपने घर जाती है और घर जाने के बाद अपने घर वालों से बात करती है, उन्हें बताती है कि ऐसे ऐसे लड़का देखा है और मुझे तो मन ही मन उससे प्यार हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पर जो दीपिका के पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटी अगर अच्छा कारोबार है और अच्छी तरह से लड़का रहा करता है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, तो बेशक से उससे शादी कर ले, क्योंकि जिंदगी बिताने के लिए सुख सुविधाएं चाहिए और वहां पर जब कोई भी दिक्कत नहीं है तो तू बेशक से वहां पर रह सकती है, कैसी भी परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर दीपिका भी इस बात के लिए तैयार होती है और वह एक दिन अपने पिता को लेकर वहां से सीधा बिहार के उसी गांव में चली जाती है और वहां पर अपने पिता से अपनी शादी की बात उन लोगों से कराने लगती है। जब सभी लोग ये देखते हैं कि लड़की मजाक नहीं कर रही थी और ये तो हकीकत थी, तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े शहर की इतनी खूबसूरत लड़की, जिसके पूरे गांव में चर्चा है खूबसूरती की, वह इस प्रतीक को कैसे पसंद कर सकती है। तो यहाँ पर प्रतीक भी इस बात को सुनकर हैरान है और वह पूछने लगता है कि दीपिका कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही, क्योंकि देखो मजाक मुझे अच्छे नहीं लगा करते। तो दीपिका कहने लगती है कि देखो प्रतीक, मैं ना तुम्हें पहले देखकर तो ये समझ रही थी कि बहुत ज्यादा अकड़ू है, लेकिन धीरे धीरे जब तुम्हारी अच्छाइयों के बारे में पता चला कि तुम किस तरह से अपने परिवार की मदद किया करते हो, लोगों की सहायता किया करते हो और ऊपर से तुम्हारा दिल भी टूटा हुआ है, इसी वजह से तुम ऐसे रहा करते हो, तो उसके बाद न जाने कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया, क्योंकि जो पत्नी ने तुम्हारा साथ ही नहीं दिया, ना ही तुम मुझसे बातचीत की थी, उसके लिए तुम इतना कर सकते हो, तो जो तुम्हारी जीवन साथी बनेगी तो उसके लिए कितना करोगे, इस बात का मुझे आभास है और इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्रतीक इस बात को सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये तो सच में ही कह रही है, जिस लड़की के पीछे पूरा गांव पड़ा हुआ था, क्या वो मुझसे शादी करेगी। लेकिन तभी यहां पर जो प्रतीक के घर वाले होते हैं वह दीपिका के माता पिता से इस बात के लिए हामी भर देते हैं और उसके बाद दीपिका और प्रतीक की दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दीपिका भी इस घर में दुल्हन बनकर रहने लगती है और अच्छी तरह से इन लोगों का जीवन व्यतीत होने लगता है। यहाँ पर यह बात उस गांव के अंदर चर्चा का विषय बन जाती है कि एक ऐसे लड़के से जो कि डेयरी का काम किया करता है, एक शहर की इतनी खूबसूरत लड़की ने आखिर क्यों शादी कर ली। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।